लोकसभा में पेश हुआ एंटी पेपर लीक का बिल। विपक्ष के हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पीएम से माफी की मांग। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। एनडीए सांसदों ने किया पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के लगाए गए नारे। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस के लाठीचार्ज, कोर्ट ने की टिप्पणी। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार, आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं। चढ़ावा चोरी केस मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार साफ करेगी रुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां संसद परिसर से आई दो तस्वीरों ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल दोनों तस्वीरें एक ही दिन की है, यानी कि आज की है, जहां दोनों संसद के बाहर की है। ऐसे में दोनों के संदेश बिल्कुल अलग हैं। जो पहली तस्वीर है वो भी आप तक साझा करेंगे, जहां संसद के मकरद्वार की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ जो सामान्य राजनीतिक औपचारिकता से कहीं आगे दिखाई दिया है। साथ ही एनडीए के सांसदों ने उन्हें पगड़ी पहनाई, जहां धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही उनका हाथ थामकर सदन तक लेकर गए और ये जताने की कोशिश की कि पद भले ही चला गया हो, लेकिन पार्टी में उनका सम्मान और भरोसा आज भी पहले जैसा ही है। अब नीट पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद आज उनकी संसद में पहली मौजूदगी थी और इसी मौजूदगी को एनडीए ने एक बड़े राजनीतिक संदेश में तब्दील कर दिया। अब जो दूसरी तस्वीर है वो भी आप तक साझा करते हैं, जहां सदन के भीतर विपक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दिया। विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई, छात्रों के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। नारे लगाए गए, स्थगन प्रस्ताव दिए गए और कार्यवाही को बार बार बाधित किया गया। विपक्ष का कहना फिलहाल ये है कि सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं है, अब जवाब भी चाहिए। अब इसी बीच जो सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफियाओं पर और सख्त शिकंजा कसना है। साथ ही प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषियों के लिए कड़ी सजा, भारी जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। यानी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर अब और कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन राजनीति में सिर्फ कानून नहीं, प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान के सम्मान की ये तस्वीर क्या सिर्फ एक नेता का सम्मान है या इसके पीछे कहीं बड़ा संदेश छिपाकर बीजेपी ने रखा है? क्या एनडीए ये दिखाना चाहती है कि जवाबदेही तय करना अलग बात है, लेकिन अपने नेता का सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है? क्या ये संदेश उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए है जो पार्टी गठन कठिन समय में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ती, या फिर यूं कहे कि ये विपक्ष के उस नैरेटिव का जवाब है जिसमें लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था? और क्या सरकार के नए कानून से वास्तव में नकल और पेपर लीक का नेटवर्क टूट पाएगा? यानी आज बहस सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर नहीं होगी, बहस उस राजनीतिक संदेश पर भी होगी जिससे एक तरफ सम्मान है और दूसरी तरफ विरोध है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। जो है एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जब आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए सदन में नजर आए तो सदन के बाहर किस तरह से बीजेपी यानी कि एनडीए के जो तमाम सांसद थे उनका जमावड़ा लग गया और इस्तीफे के बाद ये पहली उनकी उपस्थिति थी। सदन के भीतर उन्हें अपना जवाब भी रखना था, कार्यवाही का सिलसिला भी सुनना था और ऐसे में भव्य स्वागत किया गया। लेकिन जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विपक्ष के हंगामे की है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त लगातार नारेबाजी कर रहा है। सदन के बाहर लगातार जमकर हंगामा काटा जा रहा है। सदन के भीतर भी लगातार आक्रामक रुख विपक्ष का है, बाहर भी वही स्थिति पशुपेक्ष की नजर आ रही है। और विपक्ष का सीधे तौर पर फिलहाल ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जवाबदेही सरकार की और जिम्मेदारी सरकार की खत्म नहीं हो जाती। लेकिन सरकार को अब इस पूरे मामले पर कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया और सख्त टिप्पणी यहां पर दी गई कि किसी भी तरह से
छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस के सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उसी को लेकर विपक्ष लगातार जोरदार हंगामा कर रहा है। जहां आपको बता दें कि एक तरफ संगठन की एकजुटता का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की जवाबदेही, सरकार की जिम्मेदारी यानी कि अकाउंटेबिलिटी पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किस तरह से सियासत हो रही है। क्योंकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान, सियासी घमासान मचा हुआ है। पगड़ी की राजनीति या संगठन की संस्कृति है, क्योंकि जवाबदेही निभाई या फिर डैमेज कंट्रोल किया गया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जवाबदेही के बाद संसद के बाहर सम्मान हुआ, संसद के भीतर हंगामा हुआ। जनता किस तस्वीर के साथ है? क्योंकि निश्चित तौर पर जनता लगातार हंगामा कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जब उनके शासन में, उनके राज में किसी भी तरह से पेपर लीक और माफियाओं पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना ही अकाउंटेबिलिटी यहां पर ली जाती, यानी कि जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होती। अब उसी के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राजनीति में अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है कि भले ही यहां पर मतभेद कितना भी हो, लेकिन मनभेद के हालात नहीं होने चाहिए। और शायद वही एकमात्र तस्वीर यहां पर देखने को मिल पाई कि ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर वो बने हुए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन अभी जो स्थिति है वो यहां पर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अब उनसे भी यहां पर फिलहाल ऐसी चीजें सामने आए। अब ऐसे में एनडीए के सांसदों के भी कुछ रिएक्शन सामने आए, सियासतदानों का फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, पहले आपको जरा वो सुनवा देते हैं। कुर्सी नहीं मिलती है, संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें, आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया, तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर, अच्छी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी एकदम हेल्दी साइन नहीं है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी वो चर्चा करने से नाराज है। हर दिन डिसरप्शन हो रहा है। पार्लियामेंट, सदन का हर दिन, हर मिनट बहुत कीमती होता है, टैक्स पेयर के पैसे इसमें जुड़े रहते हैं। तो और मुझे लगता है कि देश के युवा और छात्र छात्रियों को भी जानना चाहिए कि इस नए बिल में क्या आ रहा है, क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। विपक्ष आलोचना करे, डिस्कस करे, कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, उनके भी अगर कोई सुझाव हो तो वो दे, संसद और सदन और सरकार उसका अमल करे। हेल्दी डेमोक्रेसी की वही छवि होनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनका सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ समीर बाकरे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड शरद शरण जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत समीर बाकरे जी मैं आपके साथ करूंगी। सर, आज सदन के भीतर भी और बाहर से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस पर चर्चा करनी लाजमी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद जब वो आज सदन के भीतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में यहां पर सदन की कार्यवाही में उन्हें उपस्थित रहना था, तो उस दौरान भव्य स्वागत किया, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि देखिए, मैं भी बखूबी जानती हूं सर, और आप भी भली भांति जानते हैं कि राजनीति में मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद अगर हो भी तो मनभेद वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। और शायद आज धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो यहाँ पर भव्य स्वागत आप लोगों की तरफ से किया गया, उसको लेकर कुछ ना कुछ तो मैसेज छिपा हुआ है। तो वो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मैसेज देने का प्रयास है? जी, मैं तो पहले दोनों अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ताओं को विनती करता हूं कि अपने अपने पार्टियों से कहे कि संसद में जो आज बिल पेश हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करें। क्योंकि देखिए, ये हमारी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि विद्यार्थियों का जो भविष्य है, विद्यार्थियों का जो पेपर लीक का मामला है, विद्यार्थियों का जो बाकी चीजों का मामला है, उस पर हमने चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार की तरफ से देखिए, विद्यार्थियों की सब मांगे मांगी गई, सोनम वांगचुक की सब मांगे मांगी गई, मंत्री महोदय ने इस्तीफा दिया, एक टास्क फोर्स बनाई गई, उसके बाद कड़ी कानून संसद में ला रहे, और जो दोषी पकड़े गए उनको कड़ी सजा मिलने वाली। तो इसके बाद भी अगर विपक्ष को हंगामा करना है तो मैं मतलब विनती कर सकता हूं उनसे कि भाई आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दूसरी बात, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का जो सवाल पूछा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में कहा था कि ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें ये विद्यार्थियों की आड़ में अपना सर उठा रही है, तो देश में हिंसा ना फैले और जो विद्यार्थी है वो दुष्चक्र में ना फैले, इसलिए उन्होंने
इस्तीफा दिया था। तीसरी बात ऐसी है, जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने उनके कार्यों का सम्मान किया। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे सम्मानित नेता है, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ काम किया है। और ये जो नीट पेपर घोटाला भी वो उन्होंने सामने लाया है, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने पेपर रीपरीक्षा ली, उन्होंने रिजल्ट्स का ये प्रावधान किया। तो ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई उसमें दोष नहीं है। ठीक है, अभी एक उनको मतलब एक विपक्ष और जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने एक टारगेट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना एक इस्तीफा दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी राजनीतिक जो कद है या उनको पार्टी में जो सम्मान है वो कम होता है। तो सांसदों का सम्मान किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हमको लार्जर चीज पे डिस्कस करना चाहिए कि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, मैंने आपको 4 कदम गिना है, तो उस पे विपक्ष की पार्टी कुछ कहने को तैयार नहीं, संसद चलने देने को तैयार नहीं। और आज मंत्री जी का भी इस्तीफा है, टास्क फोर्स भी बन गया है, कड़े कानून भी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी संवाद भी कर रहे हैं और सभी दोषियों को सजा दी जाए। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और अगर स्टूडेंट्स का लाठीचार्ज का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी आपने दोनों तरफ से तस्वीरें देखी कि स्टूडेंट जो है उसमें जो कुछ मतलब जो तत्व थे एंटी सोशल एलिमेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स ने किया, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने किया, तो कानून वो भी अपना काम करेगा। अगर पुलिस के तरफ से कुछ गलती हुई तो वो भी कानून अपना काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है देश के विद्यार्थियों को भविष्य के प्रति हमें सजग होना चाहिए और हमको उस पर बात करनी चाहिए। और विपक्ष से मैं आह्वान करता हूं कि आप भी उस पर बात कीजिए। आपके पास इसके अलावा भी कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस होंगे, आप संसद में आई बहस किए, सरकार की गलतियां वो सामने कीजिए, हम जहां पर गलती है वहां सुधारने को भी तैयार है। लेकिन ये जो राजनीति है, ये जो विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर राजनीति है, वो मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक है। ठीक है शरद जी, आपके पास आते हुए और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए, चूंकि देखिए सदन की कार्यवाही हम लगातार देख रहे हैं किस तरफ से स्थगित यहाँ पर की जा रही है और लगातार आरोप ये लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्षी पार्टी हंगामा कर क्यों रही है, अगर विपक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं। क्योंकि आप लोग चाहते थे कि छात्रों को इंसाफ मिले, वो मिला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, वो हुआ। आप लोग बिल और कानून की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? ऋतु जी, मेरी व्यक्तिगत नाराजगी कृपया नोट कर लीजिए। हाँ जी। अगर आपने समीर जी को मोदी जी से 15 दिन पहले मिलवा दिया होता और इतना खूबसूरत भाषण उनको इन्होंने सुना दिया होता, तो ना छात्रों पे लाठी चलती, ना लाठी उनके ऊपर पैलेट गन से हमले होते, ना उन पे मुकदमे होते, ना वो दिल्ली पे इतनी गर्मी और उमस में सड़कों पे सो रहे होते, ना पत्रकार बेचारे दिन रात वहां भटक रहे होते। ये पूरा का पूरा कुछ होना ही नहीं था। और इनको धन्यवाद जरूर दे दीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि अगर ये सब अत्याचार इन्होंने ना किया होता तो कम से कम आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इतना शानदार स्वागत नहीं होता मकरदौड़। आज उनको शॉल नहीं उड़ाई जाती, आज उनके सर पे पगड़ी नहीं लगाई जाती कि पूरे देश के छात्रों की जिंदगी बर्बाद करके आप जो शानदार काम करके आए हैं, हम कार्यालय में नहीं, हम आपके लोकसभा के मकर ध्वज पे आपका स्वागत करते हैं। और पूरा देश का मीडिया इसको लाइव दिखा रहा है, पूरे देश को। और इन छात्रों को पता चलना चाहिए कि जो भी आप यहाँ 20-25 दिन करके गए, सब नील बटा सन्नाटा 24 घंटा, ये उनको पता चलना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र भी हैं पूरी भाजपा सरकार और मोदी जी स्वयं। थोड़ा सा धन्यवाद हो सके तो बच्चों को भी दे दीजिए। कम से कम उन्होंने अब इंस्टाग्राम यूज करना सिखा दिया है मोदी जी को। अब तो मोदी जी पूरी रात इंस्टाग्राम पे रहते हैं, 12-12, 1-1 बजे वीडियो बना के डालने लगे हैं और मित्रों वाले फ्रेंड्स हो गए हैं। तो कम से कम वो 20-20 जो कैमरामैन चारों तरफ घूमते रहते थे, कम से कम उनको आजादी मिल गई है। वो अब घर में आराम से रहेंगे। दिन रात 20-20 कैमरे लेके घूमने पड़ते थे, देश में आतंकी हमले होते थे, उनके वीडियो शूट होते थे जंगलों में, कम से कम वो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब वो अपने मोबाइल पे ही सेल्फी बना के डाल दिया करेंगे फ्रेंड्स को, मित्रों को तो अब नहीं भेजेंगे, अब फ्रेंड्स को भेजा करेंगे। आप हमको एक बात बताइए, 2024 में लोकसभा में मोदी जी ने बोला था ना कि हमारे पास कानून है, सब कुछ है और हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। तो जो सीबीआई ने जांच की उसकी 3 साल हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं लगाई अभी तक?
मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक? जी, क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और क्या कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, और क्या कर रहे थे वो जिन्होंने 20-20 साल के बच्चों पे लाठी चलाने का आदेश दिया? कौन था वो आदमी जिसने पुलिस को बोला तोड़ दो इनको, फोड़ दो और दिल्ली से बाहर खदेड़ दो? कौन था जिसने 18 मेट्रो स्टेशन में ताला लगाया? कौन था जिसने जोमेटो और स्विगी का खाना तक बंद करा दिया कि इनको भूखा मार दो, ये भाग जाएंगे दिल्ली से? वो कहां है? उनको शाल कब उड़ाएंगे, उनको पगड़ी कब पढ़ाएंगे? आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। विपक्ष क्या कर सकता है बताइए? आप सत्ताधीश हैं, आप साहिबे मसनद हैं, आप चाहे जिसको देश को तोड़ दें, छात्रों पे लाठियां तोड़ दें और एमपी एमएलए को झोले में भर के दिल्ली ले जाएं, चाहे जितनी भी रकम खर्च करनी पड़े। पैसे की कौन सी कमी है? कोरोना के खून का पैसा आपके पास, बलात्कारियों का पैसा आपके पास, जिसके घर में ईडी इनकम टैक्स भेज देते हैं उसका पैसा आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड बाहर निकाले तो यही तो निकला ना बाहर कि जितने भी अपराधी थे, जितने पैसे के चोर थे, जितने चोर व्यापारी थे, सबसे आपने चंदा लिया। इसलिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बचा रहे थे ना। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बताती देश को तो कैसे पता चलता? प्रधानमंत्री राहत कोष आरटीआई लगा के आप पता नहीं कर सकते हैं कि पैसा कहां से कितना है और कहां गया। शरद जी सुनिए सर, माफी के साथ साथ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपको बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहती, ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मैं आपको बीच में टोकूं सर, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और ऐसे में उम्र में मेरे से भी बड़े हैं। तो ऐसे में सर मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपके क्या हाल है, लेकिन आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं आप ये बता रहे हैं कि आप कहाँ पर बैठे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा सवाल बस ये था सर शरद जी के विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि वो सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे, क्योंकि विपक्षी पार्टी अभी ये चाहती थी कि इस पूरे मसले पर कानून बने। और निश्चित तौर पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि हमारे देश में कानून बन जाता है, बिल आता है, वो कानून का रूप ले लेता है, लेकिन जब बात इंप्लीमेंट की आती है तो वो इंप्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं दिखाई देता। 2024 के बिल का कानून का भी आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाए, इसको मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष अब क्या चाहता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अब मांग की जा रही है कि पीएम मोदी सामने आए, वो माफी मांगे, और अब जब इस मसले पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में हंगामा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल बस ये है। अभी विपक्ष ये चाहता है रितु जी, जो आंदोलन से वापस जाते बच्चों को सड़क पे भाजपाई गुंडों ने पीटा है और उसका वीडियो वायरल हुआ है जी, उसको भी टांग दीजिए उनके साथ जिन्होंने पेपर लीक किया है। फांसी की सजा का प्रावधान लाइए हमारी तरफ से। लेकिन जो पटना में और बंगाल में कल और परसों छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है और जो मुकदमे दर्ज हुए उनको भी वापस कीजिए। सर केरल की तिरुवनंतपुरम में भी तो लाठीचार्ज हुई है छात्रों पर, उनको कीजिए। हाँ, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का 1 मिनट का समय दीजिए बस। ठीक है। और जब आप विपक्ष से सवाल करते हैं तो उसका प्रस्तावना भी बताइए कि हम 3 दिन लोकसभा में चिल्लाते रहे, क्वेश्चन आवर बंद करिए, चर्चा करिए। ठीक है, क्वेश्चन आवर बंद करिए, चर्चा करिए। आपने नहीं की चर्चा, तो इसलिए विपक्ष कहता है अब जिसने लाठी चलाया उसको भी जेल भेजिए और जिसने लाठी चलवाई है उसको भी जेल भेजिए और उसके कागज जमा करिए। जनता चाहती है कि कौन है वो हत्यारा जिन इन बच्चों के ऊपर। ठीक है सर, चूंकि मेरे पास समय भी उतना नहीं है तो मैं अब राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं बस यही बोलूंगी, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है, हम सभी को मालूम है। अगर एक पहलू को आप दर्शा रहे तो दूसरा पहलू वो भी है जहां पर देश की संपत्ति को कुछ उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया। वो छात्र तो नहीं थे, ये भली भांति आप जानते, लेकिन सियासी चीजों को दिखाने के लिए वो चीज यहां पर कन्फेस नहीं होगी। और इसके साथ ही ना सिर्फ देश की संपत्तियों को बल्कि पुलिस पर भी यहां पर अटैक किया गया। पुलिस ने जो लाठीचार्ज की वो निश्चित तौर पर गलत है, उसकी निंदा की जाती है इस मंच से, लेकिन कुछ छात्रों ने भी और कुछ उपद्रवियों ने, माफ कीजिएगा, यहां पर पुलिस पर अटैक किया तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको लेकर यहां पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी जो मौके पर पहुंची थी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एफआईआर किसी पर ना हो, केस किसी पर दर्ज ना हो, तो चीजें तो वैसे ही ठंडे बस्ते में चली गई है। संदीप मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर, आज सदन के भीतर और बाहर से सर जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि जब बात कानून की आती है तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि बिल भले ही पास हो जाए, कानून भले ही आ जाए, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में अलग अलग बीजेपी शासित राज्य है सर जहां पर पेपर लीक को लेकर या माफियाओं पर शिकंजा कैसे कसना है उसको लेकर कानून बने हैं, लेकिन धरातल पर इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि कानून बन जाता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। तो इस कानून जो अब बिल कानून का रूप लेगा उसमें क्या कुछ तरह का संशोधन होगा, क्या इंप्लीमेंट होगा, धरातल पर वो चीजें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, निश्चित ही नया कानून जो कोई भी बन रहा है वो
वह डिजिटल जो युग चल रहा है उसके हिसाब से बन रहा है, जिसमें कि एविडेंस रिकॉर्डिंग प्रोसीजर और सारी चीजें जो है अपडेट हो रही हैं। लेकिन अभी जो बात उठ रही है कि हमारे सपा के प्रवक्ता जो है भारत अपडेट की स्टूडियो में बैठ करके बातें कर रहे हैं, यह बातें अगर सदन में होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। सदन में आपके सांसद अगर सवाल उठाते तो शायद आज देश की मीडिया कवर कर रही होती और जनता के सवाल जो है सरकार के कान तक पहुंच रहे होते। लेकिन सरकार के कान तक आपको सवाल पहुंचाना ही नहीं है, आपको तो विशुद्ध रूप से एक राजनीति करनी है और बेवजह लोगों को जो है गुमराह करना है। भाई आपके सांसद अगर टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, तो सवाल पूछने से क्यों पीछे भाग रहे हैं? सरकार को घेरने की जगह सदन है, ना कि जंतर मंतर है, ना टीवी स्टूडियो है। तो सांसदों का जो मूल कर्तव्य है वहां पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। आप जो सजेशन स्टूडियोज में दे रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल सदन के अंदर उठाइए। तो इस बात का कोई जवाब न विपक्ष के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है, न आम आदमी पार्टी के पास है। क्यों? क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं अराजकता को समर्थन नहीं मिलेगा, बल्कि एक व्यवस्था बनेगी। एक व्यवस्था को बना करके कोई बात रखने में कोई सुनता नहीं है। सीधी सी बात मैं कर रहा हूं, यह आंदोलन जब तक चल रहा था शांतिपूर्ण, कहीं कोई बात नहीं हुई। जब हिंसा इसमें आ गई तो सबका ध्यान इधर आ गया और सरकार को भी झुकना पड़ा। तो यहां सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं अव्यवस्था का माहौल बनाकर, अराजकता का माहौल बना करके एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह हमें मानना पड़ेगा कि हमारे देश का सिस्टम संविधान से ही चलेगा और संसद से ही चलेगा। इस तरह सदन की कार्यवाही बाधित करके आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम समस्याओं का समाधान सदन के अंदर से ही निकलना है, न कि जंतर मंतर से, न टीवी के स्टूडियो से। जी लेकिन संदीप जी, यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहमा गहमी है, सदन के भीतर भी रहती है, बाहर भी रहती है। क्या इस मसले का हल निकल पाएगा सर कभी? देखिए, इसमें ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम आप टीवी कैमरे पे होते हैं वही चीज वहां भी होती है कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन इसमें जनता बेवकूफ बनती। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक झगड़ों में पढ़ करके युवाओं को और बाकी सभी लोगों को उसी तरह से परिचय देना चाहिए जिस तरह से राजनीतिक दल देते हैं। व्यक्तिगत द्वेष में नहीं आना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध हमला नहीं होना चाहिए, किसी से विद्वेष नहीं रखना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल भी सदन की कार्यवाही जब टीवी पे चल रही थी तभी तक लड़ाई करते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं। तो ऐसे में मेरा यूथ को डायरेक्शन है, निवेदन है कि भाई आप राजनीतिक झगड़ों में मत पड़िए, आप अपने फ्यूचर को लेकर के। बिल्कुल सर, और कहा तो यही जाता है कि राजनीति के चक्कर में कम से कम अपने रिश्तों को तो बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वहां तो रिश्ते सब कुछ अच्छे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के रिश्ते यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। लौटूंगी सर मैं आपके पास। समीर बाकरे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से आप लोगों पर कई आरोप लगाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी जरूरी है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों की मंशा ही नहीं है, आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि सदन में किसी तरह से सुचारू रूप से कार्यवाही चले, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद वापस कार्यवाही शुरू होती है। तो वही स्थिति यहां पर देखने को मिल पाती है। देखिए ऋतु जी, शरद भाई जो है पूर्व सैनिक है, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो है 2-3 चीजें मैं शरद भाई से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो सेना में रहे। आज देखिए, पहले तो इनकी पार्टी ने जब एंटी चीटिंग कानून लाया तो ऑन रिकॉर्ड मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी यादव जो है उन्होंने उसको अपोज किया कि भाई ये कौन सा कानून ला रहे हैं आप चीटिंग के खिलाफ। तो शरद भाई आप थोड़ा सा इतिहास में जाके देखिए। दूसरी बात ऐसी है, क्योंकि आप पूर्व सैनिक है, विद्यार्थियों का एक जगह है, लेकिन जो वो मंच देश विरोधी नारों के लिए इस्तेमाल हुआ, कश्मीर के लिए इस्तेमाल हुआ, उमर खालिद के लिए इस्तेमाल हुआ, 370 के लिए इस्तेमाल हुआ, भारत माता है तो पिता कौन है ऐसे नारों के इस्तेमाल हुआ, तो क्या समाजवादी पार्टी का दायित्व नहीं बनता है वो एंटी सोशल लोगों के खिलाफ भी वो कंडेम करना चाहिए? अगर ये पूर्व सैनिक है तो इन्होंने अगर राजनीतिक चोला पहना है तो क्या इनका जो ओरिजिनल पूर्व सैनिक इनके अंदर जो है वो क्या उनको ये बोलता नहीं है कि भाई ये लोगों को कंडेम करो, देश विरोधी लोगों को कंडेम करो? तीसरी बात ऐसी है, अगर पुलिस के उन्होंने पुलिस पे सवाल किया, वो भी सेना में रहे, तो क्या हम पुलिस का काम नहीं है मतलब लॉ एंड ऑर्डर ये करना? अगर सामने से आप पत्थरबाजी हो रही है, बियर की बोतल मारी जा रही है, लाठी काठी लेके स्टूडेंट आ रहे हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लौट रही हूं सर, क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं है, और ऐसे में एक बार फिर से शरद जी आपके पास आते हुए सर क्लोजिंग रिमार्क आप ही से लेते हुए 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। आज सर 1992 का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जब कल्याण सिंह का शासन उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो उन्होंने 1952 में यहाँ पर पेपर लीक के मामलों को लेकर एक कानून लाए थे। उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से उस पूरी तरह
समाजवादी पार्टी का शासन आया उस कानून को रोक दिया गया, और फिर उसके बाद जब योगी सरकार आई तो वापस से वो चीजें शुरू हो गई है। तो ऐसे में फिर सवाल ये उठ रहे हैं, जब आप लोगों ने अपने ही शासन में उस बिल को पूरी तरह से गिरा दिया था तो अब क्यों हो हल्ला मच रहा है? आप म्यूट पे शरद भाई। अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दिया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 साल से भाजपा की और केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है, वरना हम भी ये नेहरू जी से सवाल पूछते कि सन 60 में मेरे दादा को चाय पीने के लिए क्यों नहीं दी थी आप। देखिए आपको ऋतु जी एक बात अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, नौजवान आपको बहुत स्पष्ट संदेश दिल्ली देके गए हैं। ये चर्चाओं में अगर सरकार को ऐसी बचाते रहे ना तो सरकार को लोग सर देखिए, जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तब आप लोग यही करते हैं कि आप टीवी चैनल्स पर, और सुनिए जो यहाँ पर आईना दिखा कर गए पहले उनको खुद आईना देखने की जरूरत है। अगर वहाँ जो उपद्रवी हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के भी लिए, और आप लोग उसका समर्थन करते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर आप लोगों पर भी सवाल उठते हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब आप इनडायरेक्ट वे में उस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं जहां पर कई जर्नलिस्ट को यहाँ पर किस तरह से हो हल्ला किया गया, बीच में उनको हरेस किया गया। नहीं सर आप सुनिए, अब आप सुनिए, क्योंकि आप जिस चीज को लेकर निंदा करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है, और निश्चित तौर पर यह बहुत निंदनीय है अगर समाजवादी पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जो उपद्रवी यहाँ पर लगातार पत्रकारों पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। बहरहाल समय की मेरे पास कमी, क्योंकि आपको अपनी बात रखने का समय दिया गया लेकिन आपने अपनी बात नहीं रखी, आपने उल्टा यहाँ पर चीजों को और मैनिपुलेट करके पेश करने की कोशिश की गई। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।